ठीक है, तो कल हमारा वीरे टूल बार हो गया था पूरा। कौन कौन से टूल्स का क्या क्या यूज है, सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बता दी थी। कब क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो आज हम समझेंगे कैमरा की प्रॉपर्टीज और लाइट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतना ही समझेंगे क्योंकि हम शिफ्ट करेंगे वीरे 6.1 पे। सारा एडवांस पार्ट हम सीखेंगे, इसको नहीं सीखेंगे। ठीक है। सो जितनी भी चीजें होती है मटेरियल क्रिएशन, फिर हम कल देखेंगे मटेरियल्स कैसे बनते हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज हम बेसिक दो ही चीजें खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि हम एडवांस पार्ट पे मूव कर सके अच्छे से। सो आज हम बस सीखेंगे रेंडर सेटिंग मैंने कल आपको बता दी, उसको लोड करेंगे आज हम। कैमरा सेटिंग्स क्या हमको हर बार करनी है, कैमरा सेटिंग्स क्यों नीड होती है, कैमरा सेटिंग्स के क्या यूजर इंटरफेस होंगे, वो सारी चीजें। प्लस मैं आपको लाइट्स के यूज बताऊंगा, लाइट्स का कौन सा टूल, कौन सा ऑप्शन किस चीज में काम में आता है, सारी चीजें। तो फर्स्ट गाइस हम करेंगे स्टूडियो सेटअप। ठीक है। सो स्टूडियो सेटअप कैसे होता है, हमेशा आपको लेफ्ट या फ्रंट व्यू में जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्नैप करने के लिए कोई चीज ऑन नहीं है। तो जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो स्नैप हमेशा क्या होता है, ग्रिड पॉइंट्स। तो ग्रिड पॉइंट्स को मैं स्नैप करूंगा एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड ऐसा हम एल टाइप का एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे स्टूडियो के लिए। अब देखो स्टूडियो सेटअप कैसा होता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो अगर मैं स्टूडियो सेटअप की बात करूं, अगर मैं ड्रॉ भी करता हूं, तो हमारा कुछ इस टाइप का क्या होता है, स्टूडियो सेटअप होता है। इस तरह से एक चीजें हमारी बनती है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम किया जाता है। उस टाइप की चीजें हमारी क्या कहलाती है, स्टूडियो सेटअप। ठीक है, ये जो हिस्सा होगा कभी भी हमारा शार्प नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये हिस्सा कभी भी हमारा शार्प नहीं होता है, कॉर्नर कभी भी शार्प नहीं होता है हमारे रियल लाइफ में। हमारे रियल लाइफ में सिर्फ ऐसे ही ऑब्जेक्ट आपको शार्प देखने मिलेंगे जिससे हम कटिंग करते हैं, चाहे वो ब्लेड हो, कैंची हो या कुछ भी हो। ठीक है, जिससे कोई चीज हम काट सकते हैं, सिर्फ उसी का ही कॉर्नर शार्प होता है, और किसी का कॉर्नर शार्प नहीं होता है रियल लाइफ में। अब ये हमारा स्टूडियो सेटअप ऐसा हम बनाएंगे। अब जो कैमरा होता है, वो कैमरा इतना एरिया यहाँ से कवर करेगा। ठीक है, कैमरा जो हमारा होगा ये इतना एरिया यहाँ से कवर करेगा। अब लाइट सेटअप यहाँ पे जरूरी होता है, तो लाइट्स देखो, एक तो टॉप से यहाँ पे हमारी लाइट्स आएंगी। ठीक है, यहाँ से हमारी टॉप से कुछ लाइट्स आएंगी। प्लस अब लाइट हमें इस साइड से भी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो हमारे इस साइड से भी कुछ लाइट्स आएंगी, प्लस इस साइड से भी हमारी लाइट्स आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास इतनी सारी लाइट्स यहाँ से मिलेगी। और जो कैमरा इतना एरिया कवर करता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे रखे होते हैं। ठीक है, या एंकर एंड होस्ट हमारे यहाँ पे होते हैं। जब जाके चीजें होती है, ये होता है हमारा स्टूडियो सेटअप। और कैमरा जो होता है वो इतना ही एरिया कवर करेगा। ठीक है, ना वो लाइट्स को कैप्चर करता है ना कुछ, बस ये पीछे का बैकग्राउंड और ये फ्लोर को ही वो कवर करेगा, और मेन जो हमारे होस्ट या प्रोडक्ट होगा उस चीज को। तो ये होता है हमारा स्टूडियो सेटअप। अब जब हम स्टूडियो सेटअप पे और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे तीनों लाइट्स को कैसे रखना है। ठीक है, तीनों लाइट्स हमारे वार्म, न्यूट्रल एंड कूल ऐसे चलेंगे, वो चीजें भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो सेटअप बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एक जो लाइन हमने बनाया था उसको हम दोबारा बनाएंगे लेफ्ट व्यू में जाके। ठीक है, मेक श्योर करना कि हमारा स्नैप ऑन हो, ऐसे हम स्नैप ऑन करेंगे। और यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइट में यहाँ पे बना दूंगा एल टाइप में। स्नैप का काम हो जाए तो स्नैप ऑफ कर देना, कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मॉडिफाई में जाएंगे, वर्टेक्स सिलेक्शन को ऑन करेंगे और सब ऑब्जेक्ट में, और ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे यहाँ से फिलेट। ठीक है, अब फिलेट इतना करना है आपको कि जितने से हमारा काम बन जाए। ठीक है, इस ग्रिड के अंदर अंदर। तो ये हमारा फिलेट हो गया, ये वाला पार्ट एंड क्लोज। ठीक है, अब ये हमारी जो सिंपल लाइन है, इसको 3D में करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से मैं बताता हूँ। फर्स्ट तरीका तो हमारा इनबिल्ट होता है कि इनेबल इन रेंडरर, इनेबल इन व्यू पोर्ट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये 3D में बनेगा। अब यहाँ पे जब इसे हम 3D करेंगे, तो यहाँ पे इसे हम फ्लैट सरफेस चाहिए, तो हम उसे रेक्टेंगल करेंगे। रेक्टेंगल में ये जो सरफेस चाहिए मुझे, दोनों तरफ अच्छा खासा लंबा सरफेस चाहिए, कुछ इस टाइप का। ठीक है, रैंडम वैल्यू अभी हम 500 इंचेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का मेरा सरफेस यहाँ पे बन के तैयार। अब इसकी जो थिकनेस होगी, ठीक है, इसकी थिकनेस देखो यहाँ पे कितनी है, उसे हम करेंगे लगभग 0.5, ताकि वो मेरा ग्रिड पॉइंट से मैच करे। ठीक है, इतनी थिकनेस, हमें ज्यादा थिकनेस चाहिए नहीं, क्योंकि ये पर्दा होता है, बहुत पतला सा पर्दा टाइप की चीज होती है इस टाइप से। तो ये हमारा जो पहला तरीका हो गया इसको 3D में कन्वर्ट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका, कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए, 2D लाइन को 3D बदलने के लिए हम एक्सट्रूड यूज करते हैं। तो यहाँ से आप एक्सट्रूड यूज करो।
अब वो इस टाइप से निकलेगा। लेकिन एक्सट्रूड में दिक्कत ये होती है कि उसका जो बैक फेस होता है वो हमारा नॉर्मल फेस नहीं होता है, तो हमेशा क्या दिखता है, ब्लैक। इधर वाला व्हाइट दिखेगा लेकिन इधर ब्लैक दिखेगा। अब इसके दो रीजन है, पहला तो ये फेस नॉर्मल नहीं है, दूसरा इसकी थिकनेस नहीं है। सिंस हमारी लाइन है तो लाइन की कोई थिकनेस होती नहीं है, सो इसमें थिकनेस ऐड करने के लिए हम शेल मॉडिफायर यूज करेंगे तो ये बराबर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीके हैं करने के 3D में, तो आपको जो अच्छा लगे वो करो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। ठीक है, इससे प्रॉपर मुझे सेंटर टू सेंटर सारी चीजें मिलती है। एंड डब्ल्यू दबा के मैं इसे थोड़ा सा पीछे करूंगा टेक्स्ट से, ताकि हम यहाँ से कवर कर सके सारी चीजें। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सिंपल सा स्टूडियो सेटअप हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कैमरा प्लेसमेंट पे। तो कैमरा कहाँ से आपको मिलेगा प्लेस करने के लिए? कैमरा प्लेस करने के लिए आपको जाना है, ठीक है, कहाँ पे जाना है मैं बता देता हूँ। सो कैमरा प्लेस करने के लिए हमको जाना होता है हमारे कैमरा वाले आइकन में, यहाँ पे कैमरा। उसके बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करने हैं वीरे कैमरा। ठीक है, वीरे कैमरा में भी दो ऑप्शन आएंगे, डोम कैमरा एंड फिजिकल कैमरा। डोम कैमरा किसी काम का नहीं है, कोई यूज नहीं उसका, ना कोई इसको कभी यूज करता है, तो हमेशा फोकस करना फिजिकल कैमरा पे। ठीक है, अब इसके पहले दो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ कैमरा सेट करने की। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि ये मेरा जो टूल है ये बहुत काम का टूल है, वीरे फिजिकल कैमरा। अब इसका यूज क्या है, जैसे मैं इस एंगल पे कैमरा चाहता हूँ कि मेरा जो व्यू है इसी एंगल पे बने, तो पहला शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। जैसे मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा यहाँ पे कैमरा लग गया। ठीक है, पी दबा के देखोगे आप तो ये देखो कैमरा यहाँ पे प्लेस हो गया। लेकिन अब ये जो मेरा कैमरा है ये वीरे का नहीं है, ये मैक्स का कैमरा है। ठीक है, ये मैक्स का फिजिकल कैमरा है। एंड अगर आपको सेम वीरे का फिजिकल कैमरा लगाना है तो यहाँ से इस सीन को ऐसे हम देखेंगे, इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा कैमरा लग गया। ठीक है, पी दबाएंगे ताकि हम कैमरा व्यू से बाहर आए और ये देखो मेरा कैमरा यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये इस काम में आता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, कैमरा प्लेस कर सकते हो इस टूल की हेल्प से, जिस एंगल पे हमें कैमरा प्लेस करना है। मगर इस एंगल पे मुझे कैमरा प्लेस करना है तो मैं यहाँ से प्लेस करूंगा। ठीक है, मेरा कैमरा प्लेस हो जाएगा और कुछ बात नहीं है। जिस एंगल पे आप जाके इस बटन को दबाओगे वहां से आपका कैमरा प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपली कैमरा प्लेस करोगे तो वो एंगल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये था इस बटन का यूज। तो अभी हम नॉर्मल कैमरा प्लेस करने वाले हैं सिंपली। तो क्रिएट के अंदर जाएंगे हम कैमराज में, कैमराज के अंदर यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में वीरे, एंड वीरे के अंदर फिजिकल कैमरा हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद जैसे आप कैमरा पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या क्या होंगी, पहला आएगा हमारा कैमरा और दूसरा हमारा आएगा टारगेट। ठीक है, दो चीजें आएंगी। तो पहले कैमरा की पोजीशन रखनी है, फिर उसके बाद आपको टारगेट रखना है। अब ये चीजें कैसे डिफाइन होगी, जैसे मेरा एक सीन है, यहाँ पे कोई चीजें रखी हुई मेरी, मुझे इसका फोटो खींचना है, तो मैं फोटो कैसे खींचूंगा? या तो पहली बात मैं इसके सामने आके खड़े होकर फोटो खींचूंगा, या फिर मैं उसे जिस एंगल पे मुझे खींचना है उस एंगल पे आके फोटो खींचूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए पर्सन है यहाँ पे जो इसका पिक्चर लेने वाला है, तो वो यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है, मतलब ये क्या है, कैमरा। और उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट है ये ऑब्जेक्ट जिसकी उसे पिक्चर लेनी है। तो इसका टारगेट कैसे सेट होगा, यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या लेना है, इसका पिक्चर लेना है। तो इस कंडीशन में हम सिर्फ स्टूडियो सेटअप समझ रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि कैमरा मेरा इतना पोजीशन कवर करेगा। डेट्स मीन कैमरा मेरा स्ट्रेट होगा यहाँ पे, जब भी तो जाके वो इतना एरिया कवर करेगा। तो अभी मुझे पता है कि कैमरा मेरा यहाँ पे लगेगा और उसका टारगेट क्या है, ये स्क्रीन। तो उसका टारगेट यहाँ कहीं पे हमारा आ जाएगा। तो जब भी मुझे कैमरा एंगल सेट करना है तो मैं कैमरास के अंदर जाऊंगा, यहाँ से मैं कैमरा मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे कर्सर लाना है आपको, मैंने कैमरा पे क्लिक किया, एंड होल्ड मत छोड़ना। एंड यहाँ से हमें पहले कैमरा पोजीशन यहाँ तक रख दी। ठीक है, ये मेरा टारगेट है बस। एंड यहाँ पे मेरा कैमरा लग गया, राइट क्लिक करके कैमरा कमांड ऑफ कर देंगे हम। और यहाँ पे देखो मेरा कैमरा लग गया। अब कैमरा व्यू में जाने का शॉर्टकट होता है सी। ठीक है, सी जैसे दबाओगे हम कैमरा व्यू के अंदर आ गए। अब कैमरा व्यू में आने के बाद, कैमरा सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने कल आपको रेंडर सेटिंग बताई थी वो रेंडर सेटिंग आपको यहाँ पे लोड करनी है। ठीक है, वो रेंडर सेटिंग्स आपको यहाँ पे क्या करनी है, लोड करनी है इस टाइप से सारी की सारी। ठीक है, जो हमने सेटिंग करी थी कल। एंड जैसे हमने रेंडर सेटिंग लोड कर लिया, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सेव फ्रेम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कैमरा सेटिंग अप्लाई करने के बाद सेव फ्रेम।
तो सेफ फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका वैसे टॉपिक में अगर यहाँ पे बता दूं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो यहीं पे आता है। तो सेफ फ्रेम को मैं आपको बाद में बताता हूँ थोड़ी देर से, ताकि आपको आइडिया हो सके सेफ फ्रेम एक्चुअल में होता क्या है। सो अब मेरी बारी है कि शीशे में कैमरा व्यू देखो, ठीक है। शीशे में क्या करूँ, मेरा कैमरा व्यू देखो, लेकिन मेरा कैमरा तो एकदम 0 0 एक्सिस पे है, तो इसको मुझे प्रॉपर हाइट देनी है। अब कैमरा को हाइट देने के दो तरीके हैं। या तो आप एक कैमरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हाइट दो, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि अगर आप सिर्फ कैमरा को सिलेक्ट करोगे तो उसका टारगेट नहीं हटेगा, ठीक है। टारगेट वहीं पे फिक्स होगा, और उसमें दिक्कत क्या आएगी कि आपका व्यू खराब कैप्चर होगा। जैसे इसको मैं हाइट देता हूँ, तो देखो ये कैमरा व्यू ऐसा दिख रहा है एकदम टिल्टेड। तो टिल्टेड व्यू तो हमें कभी चाहिए नहीं रहेगा। तो एक बात याद रखना, जब आप कैमरा को मूव करो तो उसका टारगेट भी मूव होना चाहिए साथ में उस कंडीशन में। हर कंडीशन में जरूरी नहीं कि टारगेट और कैमरा एक ही लेवल में हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में आपको ये करना पड़ेगा। आप कैमरा और टारगेट सेलेक्ट करने के दो तरीके, कैमरा सेलेक्ट करो कंट्रोल की से, फिर टारगेट सेलेक्ट करो, तो दोनों चीजें सेलेक्ट होगी। एंड शॉर्टकट वे है कि आप ये जो मिडिल में जो लाइन है जो मेरे कैमरा और टारगेट को अटैच कर रही है उससे सेलेक्ट करो, तो आपका दोनों चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से इसे मूव करो ऊपर की ओर और परफेक्ट एंगल पे आके सेट कर दो कि जहां से मेरा व्यू अच्छा कैप्चर हो। ये हो गया कैमरा को मूव करने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, कैमरा व्यू में आना है आपको और आपके माउस के मिडिल कर्सर को होल्ड करके रखना है, ठीक है। माउस का जो मिडिल कर्सर आएगा उसको आपको होल्ड करना है, और जैसे उसे होल्ड करोगे कि यहाँ पे हमारा पेन का आइकन आ जाएगा, उससे अब आप ऊपर उठा सकते हो, दाएं बाएं जिधर जाना है आप उधर जा सकते हो, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप मूव कर सकते हो। तो जैसा मुझे अच्छा लग रहा है मैं वैसा इसे मूव कर सकता हूँ इजीली मेरे अकॉर्डिंगली। और इस पर कंडीशन में होता है कि मुझे ना कैमरा सेलेक्ट करना है ना टारगेट सेलेक्ट करना है, दोनों चीजें सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और मैं कैमरा व्यू से सारी चीजें मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस हम होल्ड करेंगे हमारा माउस का मिडिल कर्सर, और इसको बस एक हाइट दे देंगे हम प्रॉपर, ठीक है, इस टाइप से। और मेरा यहाँ पे मेरा कैमरा व्यू सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा कैमरा बाकी यहाँ पे सेट हो गया है। अब इस कैमरा को अब देखो जूम इन जूम आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैमरा व्यू लगाता हूँ, इस कैमरा को सिलेक्ट करके आगे पीछे करूंगा, ठीक है, इस टाइप से, जब जाके मेरा जूम इन जूम आउट होगा। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट होता है। हमारे कीबोर्ड में होते हैं नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज किसको बोलते हैं, जिसे अप साइड डाउन साइड लेफ्ट एंड राइट मूव होते हैं, वो होती है हमारी नेविगेशन कीज, जो कि आपके कंट्रोल और शिफ्ट के बाजू में आएगा और न्यूमरिक कीज के पहले आएगा, ठीक है। जिससे आप गेमिंग खेलते होंगे तो, ठीक है, आगे पीछे भागने के लिए दाएं बाएं मुड़ने के लिए जिसे यूज करते हैं वो हमारी नेविगेशन कीज। सो उस नेविगेशन की का आपको यूज करना है। सबसे पहले वो आपका मूवमेंट जब भी एक्टिवेट होगा जब आप अप साइड वाली की दबाओगे। जैसे आपने अप साइड वाली की दबाई कि अब आपका मूवमेंट एक्टिवेट हो गया। अब आप इसे आगे मूव करो, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं यहाँ से, और आपको पीछे जाना है तो हम पीछे दाएं बाएं किधर भी आप जा सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। ये देखो कैमरा आगे पीछे किधर भी ये मूव होगा, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन बहुत स्लो हो रहा है ये, ठीक है, ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। अगर आप ऊपर जाना चाहो तो ऊपर जा सकते हो। अब आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा ये कि कहाँ हो रहा है, तो उसको देखने के लिए इस कैमरा पे ध्यान रखना, ठीक है, इसकी पोजीशन पे। जैसे मैं अभी राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे जा रहे हैं हम, राइट हैंड साइड में। तो ये देखो जो मेरा कैमरा है वहां पे देखो सर्कल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लोली मूव होता है ये, ठीक है, इस टाइप से। देखो हम बाहर आ गए इसके कैमरा के, ठीक है। और कई बार बहुत फास्ट भी वर्क करता है, ये डिपेंड करता है कि हम फास्ट कब जा रहे हैं स्लो कब जा रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये होगा हमारा कैमरा वाला पार्ट, ओके। ये चीजें हो गई हमारी कैमरा वाले पार्ट की। कैमरा का मूवमेंट हम कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा कैमरा का मूवमेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक कैमरा की कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कैमरा को मूव करने के तरीके, कैमरा को देन हवा में उठाना है, उसको पैन करना है, आगे पीछे ले जाना है, सारी चीजें। अब हम आएंगे कैमरा को सिलेक्ट करना है आपको, और इसकी अब हम सेटिंग्स देखते हैं क्या होती है। तो जब भी आपको कैमरा की सेटिंग करना है तो मेक श्योर करना कि आपका सिर्फ कैमरा सिलेक्ट हो, टारगेट नहीं। अगर आपने टारगेट भी साथ में सेलेक्ट किया है और आप मॉडिफाइड टैब में जाओगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं देखने मिलने वाला, कोई चीज नहीं देखने मिलने वाली। तो हमेशा सिर्फ कैमरा सेलेक्ट करना, कैमरा को जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो देखो ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है।
अब इन सारे ऑप्शंस के क्या यूज है, क्या नहीं, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। एक साथ मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा, हम उन सभी का यूज देखते चलेंगे कि किसका यूज क्या होता है, क्या काम आता है। जब हम आपको ये सारी चीजें समझाएंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपार्चर, मोशन ब्लर, कब किसका यूज है, कलर एक्सपोजर क्या है, टिल्ट एंड शिफ्ट क्या है, बुके इफेक्ट क्या है, क्लिपिंग एंड एनवायरनमेंट, रोलिंग शटर, डिस्टोर्शन, बेसिक डिस्प्ले, सेंसर एंड लेंस, ये सारी चीजें। सबसे यूजफुल टैब में आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि सबसे ज्यादा चेंज हमारे यही होंगे। सबसे ज्यादा चेंज आपके होंगे सेंसर एंड लेंसेज में, अपार्चर में, कलर एक्सपोजर में, टिल्ट एंड शिफ्ट में, देन क्लिपिंग एंड एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये कॉमनली यूज एंड हर बार आपको इनमें चेंज करने पड़ सकते हैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए। तो हमारे मोस्टली यूज वाले ये 5 टैब होते हैं। ठीक है, इनमें ही हम सबसे ज्यादा वर्क करेंगे। एंड उसके बाद जो यूज होता है मतलब 6-7% ये होता है हमारे डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब इसमें सेटिंग कुछ नहीं, बस ऑन एंड ऑफ करने वाला काम होता है ये चीजें। तो ये इतने टैब आपको हर बार कॉमनली यूज में देखने मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे जी सर। बेसिक और डिस्प्ले हम समझते हैं। ठीक है, सो बेसिक डिस्प्ले में क्या होता है, टारगेट। अब जैसे मेरा यहाँ पे टारगेट एक्टिवेट है, ठीक है, तो मैं टारगेट के साथ खेल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिर्फ टारगेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कैमरा चाहिए, तो इस पर अनचेक कर दो, तो आपका जो होगा टारगेट हट जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका टारगेट हट जाएगा, वो एकदम स्टिल गेम होगा। ठीक है, अब यहाँ से मूवी गेम हम बना सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ से हम इसे वीडियो कैमरा भी बना सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे हमारी काम आएगी। अब ये चीजें यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है हमें एनिमेशन पाथ। और जब तक हमारे पास एनिमेशन पाथ नहीं होगा तो ये चीजें काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ से आप टारगेट डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, टारगेट के साथ आप प्ले कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे हमारी हो गई। ओके, तो अब देखो इसमें ये एरर होता है कि अब मेरा टारगेट अभी गायब हुआ है। ठीक है, जब से दिख नहीं रहा था, अभी ऑफ है मेरा टारगेट। एंड यहाँ से आप ये डिस्टेंस को आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, टारगेट के डिस्टेंस को अब यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इस टाइप से। ठीक है, इसे हम चाहे तो यहाँ से अब मूवी गेम बना सकते हैं। ठीक है, या इसे अब हम चाहे तो यहाँ से वीडियो गेम बना सकते हैं। ठीक है, टारगेट को आप यहाँ से कम ज्यादा करके देख सकते हो इस वे में। ओके, एंड ये हमारा स्टिल गेम। जैसे मैं टारगेट को ऑन करूंगा कि यहाँ पे मुझे मेरा टारगेट आइकन दिख जाएगा। आप ये टारगेट आइकन को भी यहाँ से भी सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इस टाइप से। ये हो गया हमारा टारगेट वाला पार्ट। फोकस डिस्टेंस, ठीक है, फोकस कितना करेगा, क्या करेगा, ये फोकस डिस्टेंस होती है। ठीक है, इस टाइप से हम फोकस के डिस्टेंस को बढ़ा वगैरह सकते हैं कि इस टाइप से फोकस करे। लेकिन हम फोकसिंग यहाँ से कभी भी नहीं करने वाले। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट 200 इंचेस ही हम रहने देंगे, यहाँ से हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, सेलेक्टेड, ऑलवेज और ये नेवर मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो कोन है, ठीक है, ये जो कोन है, यहाँ पे जो कोन बनेगा, वो कोन ऑलवेज मतलब ये जब भी इसे हम करेंगे तो ये हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, कैमरा सेलेक्ट करो या ना करो, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसे हम रखेंगे सेलेक्टेड तो ये जब भी दिखाई देगा कौन, जब मैं कैमरा को सिलेक्ट करूंगा, उसके पहले ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब होरिजन लाइन, होरिजन लाइन जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है लाइन, इसको हम बोलते हैं होरिजन। ठीक है, यहाँ पे जो होरिजन लाइन आएगी वो एक दूसरे को जो कनेक्ट करेगी, वो यहाँ पे हमारी होरिजन लाइन आएगी। ठीक है, सो पर्सपेक्टिव में हम जाते हैं, ये मेरा कैमरा, ये होराइजन लाइन। ठीक है, इस टाइप से। इनका कोई यूज नहीं है, बस बेसिक डिस्प्ले है। ठीक है, डिस्प्ले मतलब इससे हमारी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला रेंडर में। ये सिर्फ डिस्प्ले मतलब जो हमारा व्यू पोर्ट में कैमरा कैसे दिखेगा, उसे हम कैसा कंट्रोल करते हैं, वो चीज है ये। ठीक है, इसका हमारे रेंडर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ हमारे टारगेट का है रेंडर से और फोकस डिस्टेंस का, क्योंकि वो उसकी पिक्चर की साइज को कंट्रोल कर सकता है, बाकी और किसी का कोई लेना देना नहीं है। कि इससे मतलब आपका लाइट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस पिक्चर का फ्रेम का साइज यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक डिस्प्ले। मोस्ट यूजफुल थिंग हमारा सेंसर एंड लेंसेस है। ठीक है, तो पहली चीज इसमें फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए मैं यहाँ पे सी ऑन करता हूँ। ठीक है, एंड सी ऑन करने के बाद यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि आपको फील्ड ऑफ व्यू अच्छे से समझ में आ सके।
ठीक है, तो चलो हम फील्ड ऑफ व्यू पे खेलेंगे। सो फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या होता है कि उस कैमरा का एरिया कितना कैप्चर करने वाला, कितना फील्ड कैप्चर करेगा, वो सारी चीजें इसमें होती है। बेसिक कैमरा का हमारा फील्ड ऑफ व्यू होता है 45 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 45 डिग्री, ये इतना होता है, जो कि वहां पे ऑलरेडी सेट था। अब इसको कम ज्यादा अगर हम करेंगे तो इससे हमारा जूम इन और जूम आउट वाला काम होगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाएंगे आपका कैमरा उतना दूर होगा कैप्चर, मतलब उतना ज्यादा एरिया वो कैप्चर करेगा। ठीक है, जैसे फोकल कितना होता है हमारा 45 डिग्री। अब ये कहाँ पे है 45 डिग्री, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू है, ये जो मेरी होराइजन लाइन है और जो मेरा ये एंगल जा रहा है, इस एंगल के बीच का जो होता है फील्ड ऑफ व्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे इसे हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। तो जब भी आप फील्ड ऑफ व्यू में कुछ चेंज करोगे तो ये जो हमारा कोन है इसमें चेंज आएगा। ये देखो, जैसे इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये मेरा कोन कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है मतलब ये लार्जर एरिया को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। अब ये लार्जर एरिया को कैप्चर करेगा तो अंदर की ओर भी आएगा, इसलिए क्या जा रहा है, हमारा सीन बाहर जा रहा है। और जब इसे आप स्मॉल करोगे तो ये थोड़े से एरिया को कैप्चर करेगा। अब ये देखो, ये थोड़े से एरिया को कैप्चर करेगा, एकदम पतला हो जाएगा तो उतना ही व्यू इसे दिखाई देगा इस टाइप से। तो ये उसको जूम कर लेगा उतनी चीज को इस वे में। ठीक है, एंड पूरा जीरो मतलब कोई व्यू यहाँ पे हमें नहीं देखने मिलने वाला। लेकिन हम कभी भी फील्ड ऑफ व्यू पे नहीं खेलते हैं। ठीक है, हम कभी भी कहाँ पे नहीं खेलते, फील्ड ऑफ व्यू पे हम नहीं खेलते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू को आपको करना है अनचेक। ठीक है, इस पे हम कभी नहीं खेलने वाले। हम खेलेंगे फोकल लेंथ पे और फिल्म गेट पे। एंड फोकल लेंथ और फील्ड ऑफ व्यू एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ये मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है इनकी वैल्यू। आप फिल्म स्पीड का यहाँ से आप कुछ भी करो, ये देखो सेम वैसा ही है जैसा हमारा फोकल लेंथ का काम हो रहा था। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू में जैसा हो रहा था सेम यहाँ पे। लेकिन जो हम नॉर्मल कैमरा का लेंस यूज करते हो 36 mm ही आपको रखना है। जितना कैमरा का लेंस आपका छोटा होगा, ठीक है, उतना आपका कैमरा क्या करेगा, कम व्यू कैप्चर करेगा। और जितना बड़ा कैमरा का लेंस होगा उतना ज्यादा वो व्यू कैप्चर करेगा। तो नॉर्मल हम 36 mm रखते हैं, यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 36 mm के अलावा नहीं रखेंगे। छेड़छाड़ हमें करनी है फोकल लेंथ में हमेशा। आप देखो, जैसे यहाँ पे मैं फोकल लेंथ को कम ज्यादा करूंगा कि मेरा फील्ड ऑफ व्यू भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखो, मैं फोकल लेंथ कम करता हूँ तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, मेरा बढ़ता है। और जब मैं फोकल लेंथ को बढ़ाता हूँ तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू कम होता है। ठीक है, इस टाइप से ये अपोजिट है। या तो आप फोकल लेंथ पे काम करो या तो आप फील्ड ऑफ व्यू पे काम करो, दोनों ठीक है। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि फोकल लेंथ पे काम करो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 40 यहाँ पे, जो कि नॉमिनल है। लेकिन जब हमारे सीन में मुझे ज्यादा पार्ट कैप्चर करना है तो हर बार मैं 40 पे काम नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरा सजेशन होगा कि आप इसे 35 रखो इसके फिल्म गेट के आसपास। तो इससे क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया मुझे मिल जाता है कैप्चर करने के लिए बिना डिस्टॉर्ट हुए। और मिनिमम मिनिमम आप 25 रखोगे, उससे ज्यादा नहीं, वरना जो हमारा फ्लोर होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे जो स्मॉल बाथरूम वगैरह आते हैं, बहुत छोटे छोटे बाथरूम एरिया वगैरह आते हैं, तो उनको कैप्चर करने के लिए हम इसको 30, 25, 28 के आसपास हम वैल्यू रखते हैं, जब जाके वो एरिया प्रॉपर कैप्चर करता है। लेकिन मोस्टली हम कितना रखेंगे, हमारे फिल्म गेट के बराबर, मतलब 35। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट एंगल होता है आपका एक कैप्चर करने का सारी चीजें। तो यहाँ से मैं कैमरा को थोड़ा आगे लूंगा क्योंकि अब मेरा इसमें नेगेटिव एरिया आना शुरू हो जाएगा। अब नेगेटिव एरिया क्या होता है, ये चीजें हम समझते हैं। सो नेगेटिव एरिया उस एरिया को हम बोलते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है हमारे रेंडर में, वो चीजें हमारी क्या कहलाता है, नेगेटिव एरिया कहलाता है। जैसे ये मेरा खाली स्पेस है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, तो ये क्या हो गया, मेरा नेगेटिव एरिया। ये भी मेरा खाली स्पेस है तो ये क्या हो गया, मेरा नेगेटिव एरिया। इवन ये भी मेरा नेगेटिव एरिया है क्योंकि यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, तो ये मेरा नेगेटिव एरिया है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर जब मैं रेंडर करूंगा और मैं यहाँ पे पूरा ही मेरा भरा हुआ रेंडर लूंगा तो वो रेंडर मेरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। एकदम भरी भरी चीजें लगेगी, जो मतलब कुछ पसंद एक भीड़ वाली चीज लगेगी। तो यहाँ पे इसके रेशियो को मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का खाली स्पेस भी चाहिए रहेगा। तो इस कंडीशन में ये जो मेरा एरिया है वो नेगेटिव एरिया की तरह एक्ट नहीं करेगा। लेकिन 100% जो खाली स्पेस है ये मेरा क्या करेगा, नेगेटिव एरिया होगा, क्योंकि ये रेंडर में ब्लैक हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। अगर मैं एनवायरनमेंट लगाऊंगा तो एनवायरनमेंट दिखाई देगा, जो कि मुझे इतना एक्स्ट्रा लार्ज सीन चाहिए नहीं है, ज्यादा रेंडर टाइम नहीं स्पेंड करना है। तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव एरिया हमेशा हट जाए।
और नेगेटिव एरिया कभी भी ये फाइनल नहीं होता है, फाइनल नेगेटिव एरिया हमेशा आपको सेफ फ्रेम में दिखाई देगा। ठीक है, सेफ फ्रेम को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर से, वो हमेशा आपको कहाँ दिखाई देगा, सेफ फ्रेम के अंदर। तो ये हो गया मेरा नेगेटिव एरिया वाला पार्ट। ठीक है, अब कैमरा देखो, बार बार मैं अल्ट डब्ल्यू दबा के कैमरा थोड़ी सेलेक्ट करूंगा। तो कैमरा को अगर मुझे इसी कैमरा व्यू से सेलेक्ट करना है तो उसका शॉर्टकट यहाँ से आपको देखने मिलेंगे, ये हमारे आइकन से। तो यहाँ पे हमारा कैमरा का नाम लिखा आएगा, जो भी हम कैमरा लेंगे उसका यहाँ पे नाम लिखा आएगा। तो आपको कैसे कैमरा सेलेक्ट करना है, अब यहाँ से आप दोनों चीज सेलेक्ट कर सकते हो, टारगेट भी कैमरा भी। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से नीचे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कैमरा एंड सेलेक्ट कैमरा टारगेट। देखो ये सेफ फ्रेम यहाँ पे दिखा रहा है, इसको हम समझेंगे अभी, सेलेक्ट कैमरा। तो यहाँ से हमारा कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके जैसे हम मॉडिफायर्स में जाएंगे तो उसकी मॉडिफायर की सेटिंग हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जूम फैक्टर। सो जूम फैक्टर तो सभी को क्लियर है, जूम मतलब क्या होगा, जूम करना, जूम आउट करना, जूम जूम आउट। ठीक है, ये चीजें हमारी है, तो इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना, क्योंकि हम इस पे भी नहीं खेलने वाले। बहुत रेयर कंडीशन होगी जब हम यूज करेंगे, वरना मोस्टली हम किस पे वर्क करेंगे, फोकल लेंथ पे ही। ठीक है, तो ये आ गए हमारे सेंसर, और कैमरा का सेंसर हमेशा 36 mm ही रखना, सॉरी लेंस हमेशा 36 mm ही रखना है। सबसे यूजफुल चीज है हमारी फिल्म स्पीड, एफ नंबर एंड शटर स्पीड। ठीक है, अब ये समझाने से पहले हम सिप फ्रेम समझेंगे। तो सिप फ्रेम क्या होता है, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सिप फ्रेम, उसके लिए मुझे इसको सीन को रेंडर करना पड़ेगा। रेंडर करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइट लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा रेंडर है। इसका एग्जांपल के लिए बस डोम लाइट हम यूज कर रहे हैं, एंड डोम लाइट की मैं इंटेंसिटी कुछ यहाँ पे लगभग रख देता हूँ 10 के आसपास। ठीक है, एंड आपको यहाँ से क्लिक एंड होल्ड करके क्या करना है, आईपीआर रेंडर। अब जैसे यहाँ पे मैं रेंडर कर रहा हूँ तो ये देखो, ये मेरा सीन कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, एंड अब मैं क्या करता हूँ, कैमरा को थोड़ा सा पीछे करते हैं हम। ठीक है, कैमरा को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे करूंगा कुछ इस टाइप से। ये जो मेरा सीन है और कुछ इधर दिखाई दे एंड उधर और कुछ आए। अब देखो यहाँ पे मैं इस व्यू में आया तो मेरा रेंडर इस व्यू का होने लग जाएगा। ओके, अब ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, यहाँ पे जो मेरे सीन का रेंडर है वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव एरिया कितना है ये मैं आपको बताता हूँ। ऊपर देखो एक स्मॉल सी मेरी लाइन जा रही है, वो मेरा निगेटिव एरिया है। प्लस ये मेरा निगेटिव एरिया है, इधर मेरा निगेटिव एरिया है, इधर भी मेरा निगेटिव एरिया है। ठीक है, इतना मेरा निगेटिव एरिया जो मुझे रेंडर में विजिबल है। लेकिन क्या हमारा रेंडर वैसा ही दिख रहा है जैसा व्यू पोर्ट में है, वही साइज दिख रही है क्या, नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा व्यू पोर्ट में तो यहाँ पे कोई निगेटिव एरिया है ही नहीं मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है ना। ऊपर मेरा कोई स्मॉल लाइन है, इधर आजू बाजू का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके जैसा नेगेटिव एरिया मुझे नहीं दिख रहा है इतना, जितना मेरे व्यू पोर्ट में चाहिए। तो ये फिर नेगेटिव एरिया आया कहाँ से, जब व्यू पोर्ट में है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी जब भी आप रेंडर करोगे, तो आपको नहीं पता होगा कि मतलब रेंडर व्यू पोर्ट में और कुछ दिख रहा है, रेंडर में और कुछ दिख रहा है, तो ये दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको क्या यूज करना है, सेफ फ्रेम। ठीक है, हम किस पे वर्क करेंगे, हमेशा सेफ फ्रेम पे। और जो सेफ फ्रेम का शॉर्टकट होता है वो होता है आपका शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, क्या होता है आपका, शिफ्ट प्लस एफ। ये होता है आपका सेफ फ्रेम का शॉर्टकट। तो जैसे ही आपने कैमरा प्लेस किया, ठीक है, लेकिन कब यूज करना है ये भी समझो। स्टेप नंबर 1, कैमरा प्लेस कर दो। स्टेप नंबर 2, जो मैंने रेंडर सेटिंग आपको बताई है वो रेंडर सेटिंग आपको लोड करनी है। देन स्टेप नंबर 3, आपको क्या यूज करना है, सेफ फ्रेम यूज करना है। ठीक है, तो सेफ फ्रेम ये चीज हमारी होती है। तो चलो हम सेफ फ्रेम देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा इतना निगेटिव एरिया कैसे आया। तो शिफ्ट एफ और मैंने सेफ फ्रेम, अब देखो, अब मुझे पूरा निगेटिव एरिया साफ साफ दिखने लग गया कि ये मेरा निगेटिव एरिया इधर से था, इधर भी था, और देखो एक स्मॉल सी लाइन ऊपर भी बन गई, ये मेरा निगेटिव एरिया यहाँ पे था। अब ये जो सेफ फ्रेम है ये होता क्या एक्चुअल में, ये समझो। तो ये जो मेरा ये फ्रेम बन रहा है इतना, ये सेफ फ्रेम होता है एक्चुअल में हमारे आउटपुट इमेज की साइज। अब ये आउटपुट इमेज की साइज आप कहाँ से कंट्रोल करते हो, ये होती है हमारी रेंडर सेटिंग्स के अंदर। जैसे आप रेंडर सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे हमारा इमेज का साइज का है 800 बाय 600, तो ये उसका साइज यहाँ पे बताता है। अगर यहाँ पे मैं 1090 कर 190 कर दूं या और कुछ जैसे एच डी टीवी, तो ये देखो, अब ये एच डी टीवी का साइज यहाँ पे मुझे बताएगा और वही वाला सीन यहाँ पे रेंडर होगा। ठीक है, इस टाइप से। अगर यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे साइज कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर हमारा
ये सेफ फ्रेम बनता है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे इमेज का साइज होगा वो यहाँ से आपका कंट्रोल होगा, ठीक है, इमेज का साइज। अब यहाँ पे हमेशा जो रेशियो आएगा 0.8 मिनिमम रेशियो होता है, और ये आता है आपका बाथरूम वगैरह को कैप्चर करने के लिए, छोटे एरियाज के लिए, ठीक है। और 1.33 आपका नॉर्मल होगा हर बार, ठीक है, परफेक्ट एंगल बनता है 1.33 के अंदर आपका। ओके, सो इसको यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी क्वालिटी वगैरह बाद में देखेंगे। तो इसको अब मैं क्या करूंगा, कैमरा को यहाँ पे स्लोली स्लोली आगे लेके जाऊंगा यहाँ से, एंड मेरा निगेटिव एरिया जितना मैं हटा सकता हूँ उतना हटा दूंगा। अब देखो यहाँ तक तो मेरा एंगल मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें आजू बाजू का निगेटिव एरिया कैसे हटाऊं? तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि मैं लाइन को सिलेक्ट करके इसकी लेंथ को कर दूंगा 800। तो इधर वाला नेगेटिव एरिया मेरा हट गया मेरा स्टूडियो सेटअप में। तो ये हो गया हमारा कैमरा प्लेसमेंट, रेंडर सेटिंग एंड सेव फ्रेम। तो सेव फ्रेम हमारा हमेशा क्या होता है, आपका हमारा आउटपुट साइज जो आपको कहाँ मिलेगा, जो हमारी रेंडर होगी उसका आउटपुट साइज हमेशा क्या होगा, आपका सेव फ्रेम। तो यहाँ पे हमने सेव फ्रेम पे बात कर ली, अब हम कैमरा में जाते हैं और आगे वाली सेटिंग्स को हम समझते हैं। सेलेक्ट कैमरा, हम कहाँ थे, अपर्चर पे। अब अपर्चर में ये जो तीन चीजें हैं ये सबसे काम की चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। अब देखो मैंने एक सीन के अंदर डोम लाइट लगा रखा है, ठीक है, मैंने सीन के अंदर डोम लाइट लगा रखा है, लाइट बहुत कम आ रहा है मेरे सीन के अंदर, ठीक है, लाइट इतना अच्छा दिख ही नहीं रहा है। मैं यहाँ से लाइट लिस्टर ऑन करूंगा एंड डोम लाइट की इंटेंसिटी में 1 कर दूंगा ताकि और कम लाइट दिखे, बस, ठीक है, इस टाइप से। अब मेरे सीन के अंदर अच्छा लाइट मुझे चाहिए, अच्छा व्यू चाहिए, और सारी चीजें मुझे अच्छी चाहिए, तो वो फैक्टर डिपेंड करता है इन तीन ऑप्शन पे ही, ठीक है, आपका एक अच्छा रियलिस्टिक रेंडर इन तीन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब ये तीन ऑप्शंस होते क्या हैं, क्या इनका यूज है, वो पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर यहाँ पे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर, मैंने वहां पे ऑलरेडी एक पिक्चर इंपोर्ट किया हुआ है, इस पिक्चर को हम समझेंगे। तो वहां पे हमारे पास तीन चीजें थी, ठीक है, तीन चीजें हमारी कौन कौन सी थी, वहां पे तीन चीजें हमारे पास थी, एक एफ नंबर, एक था मेरे पास आईएसओ, और एक था मेरा शटर स्पीड। तो एफ नंबर ही आपका क्या होता है, अपार्चर होता है, ठीक है, एफ नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं। सो अगर आप अच्छे से फोटो खींचते हो, कुछ करते हो, ठीक है, तो आप मुझे बताना कि कभी आपने मोबाइल से कभी फोटोग्राफी करी हो, नहीं करी हो तो भी चलेगा, ठीक है। सो अगर आपको फोटोग्राफिकल नॉलेज है तो आप अच्छे से रेंडर निकाल सकते हो कि कब कौन सा एंगल बनाना है। तो देखो ये तो नेचुरल चीज है, ये तो मैं सिखाने से भी नहीं आएगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे हम फोटो खींचेंगे कि एंगल अच्छा बनेगा, और ये काम करते करते आपको आ जाएगा। सो ट्राई करना, बाहर के फोटो खींचो नेचर के, ठीक है, फ्लावर्स के फोटो खींचो तो आपको समझ में आएगा अपार्चर इनके बारे में सारी चीजें। वहां पे जब कलर्स की चीजें की नीड पड़ेगी ना, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर जब आपने उसको रियल में समझ लिया तो फिर वीरे का कैमरा क्या बड़ी बात है, आप कोई सी भी रेंडर इंजन का कैमरा अच्छे से सेट कर सकते हो फिर। तो थोड़ा फोटोग्राफिक टेक्निक आपको लानी पड़ेगी, थोड़ा सा फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी अच्छे रेंडर्स के लिए भी, ठीक है। तो वो अच्छे मतलब फोटोग्राफी में पूरा नहीं, बस एक मेन चीज एंगल बनाना एंड आईएसओ अपर्चर और शटर स्पीड में खेलना, ठीक है। आप सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सभी में आता है ये अपर्चर शटर स्पीड आईएसओ, ठीक है, अगर कैमरा के एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो सबसे पहले आते हैं हम एफ नंबर पे। एफ नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, फोकस नंबर या फोकल नंबर, ठीक है। तो फोकसिंग नंबर को ही हम क्या बोलते हैं अदर लैंग्वेज में, अपार्चर, ठीक है। तो ये अपार्चर क्या होगा, फोकस क्या होगा, तो फोकस से हमें क्या समझ में आता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो उसकी वैल्यू इन नंबर्स पर डिपेंड करेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, सो देखो ये जो एफ नंबर है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अब कैसे काम करती है। सो यहाँ पे हमारा पहली चीज है एफ नंबर, ठीक है, पहला हमारा क्या है, एफ नंबर, जिसे हम क्या बोलेंगे, अपार्चर। एफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, फोकस। तो अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या किया है इसने, ये कुछ इमेजेस यहाँ पे दी है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, ठीक है, यहाँ पे इमेजेस। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब मेरा फोकल लेंथ क्या था, मतलब मेरा जो एफ नंबर था 32, ठीक है, ये रियल कैमरा का होता है। यही बात अगर मैं 3ds मैक्स में वीरे में बात करूँ तो ये हो जाता है 8, ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 8। इसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, और ये इन वैल्यूज पे भी हम वर्क कर सकते हैं। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे कैमरे का लेंस भी है, ठीक है, ये क्या है हमारा कैमरे का लेंस भी है।
ये चीज, और इसका क्या यूज है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो, जब एफ नंबर 32 होगा तो आपका कैमरा बहुत ही छोटे तरीके से दिखाई देगा, और ये आपकी आंखों में भी वर्क करता है। अगर आपने कभी देखा होगा आपकी आंखों के रेटिना के अंदर, ठीक है, आपकी जो छोटा सा बारीक सा पुतली होती है वो बड़ी छोटी होती है, ठीक है, इस हिसाब से, उस हिसाब से चीजें भी वर्क करेगी। तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, मैं भी थोड़ा आपको ना समझ में आए या कुछ और हो सकता है, ठीक है, तो नहीं आए तो पूछ लेना, लेकिन ये डाउट क्लियर करना अच्छे से, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है। तो देखो, जब मेरा एफ नंबर 32 है तो नॉर्मल वैल्यू है। इस कंडीशन में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है मेरे पास ह्यूमन बॉडी और पीछे मेरे पास एक लैंडस्केप या हिल। जैसे जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ह्यूमन को ही फोकस करूँ, क्योंकि जब हम फोटो लेंगे तो इंसान का लेंगे, इसका नहीं लेंगे, ठीक है। सो सीधी सी बात है, जैसे जैसे मेरा क्या हो रहा है, एफ नंबर कम हो रहा है, तो मेरी फोकसिंग की जो स्ट्रेंथ है वो हो रही है पूरी क्लियर, की सिर्फ वो एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा, सभी को नहीं करेगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करते हुए जा रहा है, तो मेरा फोकस क्या हो गया, ये ह्यूमन बॉडी पे हो गया, और जो पीछे का पूरा एरिया हो गया वो हो गया मेरा ब्लर। ठीक है, पीछे का एरिया क्या हो गया, पूरा ब्लर। अगर मैं यहीं पे इसका फोकस हटा के इस पे रखूंगा तो मेरा ये ह्यूमन ब्लर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप दोनों हाथ आगे पीछे रखो, ठीक है, एक बार अपने आगे वाले हाथ को देखो तो आपको अपना पीछे वाला हाथ ब्लर दिखाई देगा, ठीक है, अपनी आंखों से। और अगर आप पीछे वाले हाथ को देखोगे तो आपको आगे वाला हाथ ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सेम चीज आपके रियल आईज पे भी वर्क करती है, ठीक है, आप खुद चेक कर लो कि जब आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, आप देखो अपने स्क्रीन के सामने हाथ रखो, एक बार हाथ को देखो तो आपका जो पीछे का स्क्रीन है वो ब्लर हो जाएगा, और अगर आप पीछे वाले स्क्रीन को देख रहे हो तो आपको हाथ ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज मतलब फोकसिंग इस टाइप से काम करेगी, और जब ये फोकस करते हो तो आपकी आंखों की जो पुतली होती है वो बड़ी छोटी होती है। अब इसका दूसरा रीजन क्या है बड़ा छोटा होने का, इसमें उससे फायदा क्या है और क्या इसका इफेक्ट आता है, ये समझते हैं हम। तो पहली बात, एफ नंबर कम करने पे हमारा जो ब्लर होता है वो हमें मिलेगा रिजल्ट, और इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, पोर्ट्रेट रेंडर। ठीक है, इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, हमारे पोर्ट्रेट रेंडर्स हम बनाने वाले हैं। और जब हम ये पोर्ट्रेट रेंडर बनाएंगे तो इन पोर्ट्रेट रेंडर को हम क्या बोलते हैं, क्लोजअप रेंडर्स बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजअप रेंडर्स। तो देखो ये चीजें हम काम करेंगे। अब ये जो एफ नंबर हो गया, शटर स्पीड हो गई और आईएसओ हो गए, ये तीनों आपके डिपेंड करते हैं एक्सपोजर वैल्यू पे। ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं, एक्सपोजर वैल्यू। अब एक्सपोजर नई चीज क्या है, एक्सपोजर मतलब होता है लाइट की स्ट्रेंथ। ठीक है, एक्सपोजर मतलब क्या होता है, आपकी लाइट की स्ट्रेंथ। तो जो लाइट की स्ट्रेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईवी बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोजर वैल्यू। सो देखो, फोकल लेंथ और सॉरी एफ नंबर एंड अपार्चर जो है कि सेम चीज है, वो टीवी पे किस टाइप से डिपेंड है, उनका प्रोपोर्शन क्या है। तो इसका जो ईवी के साथ प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, अगर मैं बताऊं तो एफ नंबर क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके एक्सपोजर वैल्यू के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, कि अगर मैं एफ नंबर को बढ़ाऊंगा तो मेरा एक्सपोजर कम होगा, और मैं एफ नंबर को घटाऊंगा तो मेरा एक्सपोजर बढ़ेगा। ठीक है, सो सीधी सिंपल सी बात है, जैसे हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, एफ नंबर मेरा 8 है, ठीक है, एफ नंबर मेरा 8 है, और मेरी ईवी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमारे रियल लाइफ में होती है 13.2 के कुछ आसपास हमारा होता है एक्सपोजर वैल्यू, ये कांस्टेंट है। अब मैं धीरे धीरे एफ नंबर को बढ़ा रहा हूँ, एफ नंबर को बढ़ा रहा हूँ तो ईवी क्या होगा मेरा, डायरेक्टली कम होगा। और जब ईवी कम होगा तो मेरी लाइट की स्ट्रेंथ कम होगी, लाइट की स्ट्रेंथ कम होगी तो जो मेरा सीन आएगा वो क्या आएगा, मेरा डार्कर आएगा। ठीक है, सीन क्या आएगा मेरा, डार्कर। ये फिजिकल एक्सपोजर का वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा रियल लाइफ में आता है। अब से अपोजिट चीज हम सोचते हैं, अब मैं यहाँ पे एफ नंबर को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। अब मैं एफ नंबर को कम कर रहा हूँ तो मेरा ईवी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ईवी इंक्रीज होगा तो मतलब मेरी लाइट की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और लाइट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेरा जो सीन आएगा वो क्या आएगा, मेरा ब्राइटर आएगा। ठीक है, मेरा जो सीन आएगा वो क्या आएगा, ब्राइटर। तो चलो अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब ये इसमें सीन ब्राइट एंड कम क्यों हो रहा है, उसका रीजन देखो। यहाँ पे जो मेरा लेंस है, जब मेरा एफ नंबर ज्यादा है तो मेरा जो लेंस का ओपनिंग माउथ है वो बहुत छोटा है। अब इसके अंदर से जो लाइट जा रही है बहुत ही कम इंटर हो रही है। ठीक है, अब जब एफ नंबर ज्यादा है तो लाइट कम इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर से लाइट इंटर होने का स्पेस बहुत कम है। और जब मैं एफ नंबर कम करता हूँ तो मेरा जो शटर स्पीड का माउथ है बहुत ही ज्यादा ऊपर होती है, मैं जो मैं कैमरा का लेंस का माउथ है वो बहुत बड़ा ओपन होगा। अब जब ये बड़ा ओपन होगा तो यहाँ से लाइट बहुत सारी जाएगी। अब जब लाइट यहाँ से बहुत सारी जाएगी तो सीन में ऑटोमेटिकली लाइट हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलो यहाँ पे मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, हम इसको एग्जांपल में आपको लाइव करके दिखाता हूँ।
सो फर्स्टली मैं इसका रेंडर कर रहा हूँ। सीन देखो बहुत डार्क है, कांस्टेंट वैल्यू एफ नंबर 8 है, एफ नंबर को मैं 7 करता हूँ, ठीक है। हल्का सा लाइट बढ़ा, 6 करते हैं, हल्का सा लाइट बढ़ा, ठीक है, 5 करते हैं, और थोड़ा लाइट बढ़ा, 3 करते हैं, ठीक है, और ज्यादा लाइट बढ़ा, 2 करते हैं, और ज्यादा लाइट बढ़ा, और 1 करते हैं, तो और ही ज्यादा लाइट आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ये किस टाइप से आपका एक्सपोजर वैल्यू को अफेक्ट करता है। अब इसमें ब्लर वगैरह जब तक नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट नहीं किया है, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ फील्ड और ये मोशन ब्लर है ना, ये जब तक मैं सेट नहीं करूंगा ना, ये ब्लर नहीं होगा। तो वो मैं सोचना कि ब्लर क्यों नहीं हुआ ये। अभी ये सिर्फ काम कर रहा है एक्सपोजर के लिए। तो देखो एफ नंबर कम किया तो लाइट बढ़ी, ठीक है। अब मैं एफ नंबर बढ़ाऊंगा तो लाइट कम होगी, ठीक है। अगर मैं 10 करूंगा तो और अंधेरा, 12 करूंगा तो और अंधेरा, 20 कर दूंगा तो पूरा गायब, ठीक है। हल्का फुल्का दिखेगा आपको, बस बहुत ही हल्का फुल्का, ठीक है, एकदम अंधेरी रात। एंड 30 पूरा ही गायब। अब फिर भी एक जो लाइट है ये दिख रहा है हल्का सा, ठीक है, मेरा कौन दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंड 50 पे अब पूरा गायब हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो देख लिया आपने कि ये मतलब मैंने बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। जब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो मेरा सीन क्या हो रहा है, डार्कर हो रहा है, और जब मैं इसे घटा रहा हूँ तो मेरा सीन क्या हो रहा है, ब्राइटर हो रहा है। तो ये था आपका एफ नंबर। क्लियर है, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो जी गया, सर। जी सर। है ना। ये बताओ एफ नंबर क्लियर है ना, कुछ ज्यादा ही कब से बोले जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है। आप सेकंड ऑप्शन आता है हमारा शटर स्पीड, जो कि छोटा भाई है आपके एफ नंबर का, ऐसा मान के चल लो, ठीक है, शटर स्पीड। तो शटर स्पीड क्या होता है, ठीक है, जैसे कि उसके नाम में मेंशन है स्पीड, ठीक है। तो ये मेन काम क्या होता है, ये यूज होता है आपका मोशन कैप्चर करने के लिए, ठीक है। शटर स्पीड क्या होता है आपका, मोशन कैप्चर करने के लिए। तो जितने भी हमारे मोशन में जो मूवमेंट आता है, ऑब्जेक्ट में मोशन आता है, उसको कैप्चर करने के लिए हम शटर स्पीड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने बाइक रेस देखा होगा या F1 रेसिंग देखी होगी। अब जो F1 रेसिंग में जो हमारी कारें चलती है, ठीक है, जो हमारी F1 फार्मूला 1 कार आती है, उसका स्पीड 400 एमपीएच के आसपास कुछ होता है, ठीक है। अगर हम उसे नॉर्मल आइज से भी देखते हैं तो एकदम सर्र करके आके चली जाती है वो, ठीक है, हम उसे क्लियर नहीं देख सकते। लेकिन जब उसका लाइव टेलीकास्ट होता है तो हम उन गाड़ियों को कितने आराम से देख रहे होते हैं कि सब एक के पीछे एक आ रही है, कुछ नहीं, सब बराबर दिखती है, कोई ब्लर नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जो उसके पीछे का एरिया होता है वो ब्लर दिखता है हमें, ठीक है। अब ऐसा क्यों। या अगर आपने क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में जब भी बॉल बाउंड्रीज के बाहर जाएगी तो उस बॉल को इतना स्टैटिक दिखाते हैं कि वो बॉल में कोई मोशन ही नहीं है, वो बॉल सिंपली जा रही है। लेकिन जब आप कोई ड्राइंग बनाओगे तो आप बॉल को दिखाने के लिए क्या करते हो, मोशन में उसको हल्का सा पीछे से सब ब्लर ब्लर कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट में मोशन दिखे। लेकिन जब रियल लाइफ में हम कैमरा से सारी चीजें देखते हैं तो हमें वो सारी चीजें स्टैटिक दिखाई देती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो इसका जब हम पॉसिबिलिटी अगर देखें तो ये डिपेंड करता है आपकी शटर स्पीड पे, ठीक है। अब शटर स्पीड होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए मेरी एक बस मूव हो रही है, ठीक है, मेरी एक बस मूव हो रही है, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, kmph। अब जब मैं सिंपल कैमरा से इसको कैप्चर कर रहा हूँ और मेरा कैमरा का शटर कुछ भी हो, ठीक है, लोवेस्ट मान लेते हैं हम, जो भी हो। अब जैसे इसको मैं शटर को अगर मैं कम रख रहा हूँ, ठीक है, शटर मेरा कम है, मान लो 30 का मेरा शटर है, तो जो मेरी बस है वो मुझे सिर्फ ब्लर दिखाई देगी, हल्की फुल्की। लेकिन अगर मैं कैमरा का शटर इसकी स्पीड से मैच कर दूं 60 से, तो जो मेरा बस है मुझे स्टैटिक दिखाई देगा, ठीक है, वो चाहे किधर भी मूव हो रहा होगा वो स्टैटिक ही दिखाई देगा। अब शटर स्पीड का यूज क्या होता है, अगर आपने कोई कैप्चर्स फोटो ऐसे देखे होंगे जिसमें पीछे कोई लड़का जाता है, ऐसे लाइट भागते हुए लेके जाता है, फिर उसका रिजल्ट आता है कि वो देखता है कि जो यहाँ पे पर्सन खड़ा था उसके चारों ओर एक लाइट का क्या बन गया, एक इस टाइप की एक लेयर बन जाती है। तो ये चीजें किससे कैप्चर होती है, ये होती है आपकी शटर से कैप्चर, ठीक है, ये शटर से कैप्चर होगा। तो शटर बेसिकली यूज करता है आपका मोशन ब्लर, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन ब्लर बोलते हैं इस चीज को, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन कैप्चरिंग थिंग। अब सिमिलर मैंने बोला था शटर स्पीड छोटा भाई है अपर्चर का। तो जब भी जो शटर स्पीड होगा उसका ईवी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो शटर स्पीड भी सिमिलर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके एक्सपोजर वैल्यू के। मींस जब मैं शटर स्पीड की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एक्सपोजर की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, मतलब सीन क्या होगा मेरा, डार्कर। और जब मैं मेरे शटर स्पीड की वैल्यू कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ईवी इंक्रीज होगा। डेट्स मीन जो मेरा यहाँ पे लाइट आएगा वो होगा मेरा ब्राइटर, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देखेंगे, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा।
अगेन मैं रेंडर करूंगा। अभी मेरा बाय डिफॉल्ट शटर स्पीड कितना है 200, उसे मैं 100 कर देता हूँ, उसे मैं 50 कर देता हूँ, उसे मैं 25 कर देता हूँ, उसे मैं 25 1। तो देखो जैसे जैसे मैंने शटर स्पीड कम किया तो मेरा लाइट बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जीरो मत कर देना वरना कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 पे इतना। अब 250 फिर से अंधेरा, 300 अंधेरा, 500 अंधेरा, 1000 अंधेरा। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर हो गई है, ये चीजें इसके अंदर आई हमारे। ठीक है, अब इसमें मोशन ब्लर वगैरह वाली चीजों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये एक्सपोजर वैल्यू खत्म हुई, अब मोशन वाली चीजों को हम समझते हैं। सो देखो जैसे जैसे मेरा शटर स्पीड है, ये ह्यूमन जो भाग रहा है उसकी स्पीड से मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसकी स्पीड से एकदम एक्यूरेट मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा ह्यूमन है जो भागते हुए यहाँ पे उसका फोटो रखा है वो मुझे स्टैटिक दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं शटर स्पीड को कम कर रहा हूँ, जो उसकी स्पीड से कम हो रही है, तो ये धीरे धीरे ह्यूमन में क्या आ रहा है, ब्लरीनेस आ रहा है, क्योंकि अब मैं उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। और जितना मैं लोअर जाऊंगा कि मुझे ये क्या दिखाई देगा, एज अ इस टाइप का एकदम पूरा ट्रेल में दिखाई देगा, जैसे फ्लैश भागता है उस टाइप का हो गया। आपकी कोई लाइट्स आती है या हाईवे पे अगर आपने पूरी ट्रेल लाइट देखी होंगी, ठीक है, एकदम मतलब ट्रेल बन जाता है पूरा खतरनाक लाइट्स का। तो उस टाइप की चीजें बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस टाइप की चीजें हम यूज करते हैं मोशन ब्लर का। जैसे मतलब आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो फेमस पिक्चर होता है मुंबई के हाईवे का सीलिंग का, जहाँ पे सब गाड़ियां चल रही है और उसका एकदम पूरा लाइट्स का ट्रेल बन जाता है। तो उस टाइप की इमेजेस, ठीक है, वो कैसे बनती है, वो उस टाइप की इमेजेस इससे बनती है हमारी शटर स्पीड से। ठीक है, अब तीसरी चीज है हमारी मोशन आईएसओ। शटर स्पीड आपके कैमरा मोबाइल में भी है, तो अगर लगे तो एक बार ट्राई करके देख लो। ठीक है, अभी अपने स्क्रीन के सामने रखो, आपको पता है हमारा स्क्रीन 50 एंड 40 हर्ट्ज पे चलता है। ठीक है, एंड घर में अगर कोई फैन वगैरह ऑन है तो उसको देख लो और आपका शटर स्पीड को वैल्यू मैच करो आपके फैन की वैल्यू से। तो देखो आपका जो फैन होगा वो आपको स्टैटिक दिखाई देगा, घूमते हुए नहीं दिखाई देगा मोबाइल के अंदर ही, फोटो भी खींचे हुए तो। ठीक है, तो ट्राई करना एंड बताना अगर होता है तो। नेक्स्ट चीज है आईएसओ। अब आईएसओ पूरा अपोजिट है हमारे अपार्चर और एफ नंबर से। ठीक है, तो आईएसओ हमारा होता है सेंसिटिविटी के लिए और एक्सपोजर वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। आईएसओ जितना कम होगा, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात आती है क्वालिटी पे। आईएसओ जितना कम होगा उसकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। और आईएसओ जितना ज्यादा होगा पिक्चर क्वालिटी उतनी खराब आएगी। रीजन, ये यहाँ पे करता है नॉइस कैप्चर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करता है, नॉइस को कैप्चर करता है। नॉइस कैप्चर मतलब जो हमारे फोटोन्स एमिटेड होते हैं, ठीक है, ये उनको कैप्चर करने लग जाता है, उनको भी कैप्चर करने लग जाता है इसलिए। तो जैसे जैसे आप आईएसओ की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपके सीन में क्या आएंगे, ऐसे दाने दाने आएंगे जिसे हम बोलते हैं नॉइस। अब इसका ईवी से क्या रिलेशन है, ठीक है, इसका अगर ईवी से रिलेशन देखें तो जो हमारा आईएसओ होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईवी। ठीक है, मतलब आईएसओ बढ़ाएंगे तो ईवी भी बढ़ेगा, लेकिन क्वालिटी क्या होगा, कम होगा। आईएसओ को भी अगर हम कम करेंगे तो ईवी भी क्या होगा मेरा, कम होगा, लेकिन क्वालिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे 100 एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू हम बोलते हैं इसको, डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं कम करता हूँ 10। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैं आईएसओ कम करूंगा तो मेरा ईवी कम होगा, तो मतलब ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईवी के। मतलब इसे कम करने पे आपका लाइट नहीं बढ़ता है, लाइट कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी पिक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी में आएगी। अब वो मुझे तो देखने मिल नहीं रही है तो मुझे शटर स्पीड को भी कम करना पड़ेगा, जब भी तो जाके मुझे पिक्चर की क्वालिटी देखने मिलेगी। ठीक है, इस टाइप से। तो ये तीनों को हमें कंट्रोल करके काम करना पड़ेगा, जब जाके क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो अभी नहीं कर रहे हैं हम। एंड जब मैं आईएसओ को बढ़ाऊंगा, जैसे मैं 200 करता हूँ तो ठीक है 500 करते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक्सपोजर वैल्यू बढ़ते जाएगी, 1000, 2000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, एक्सपोजर वैल्यू बढ़ती है। और जैसे जैसे ये ज्यादा आएगा उतना उतना क्या करेगा, ये नॉइस कैप्चर करेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कभी भी ऐसे मत बढ़ाना 10 5, ये बढ़ता है सीधे 100 150 400 ऐसे में। ठीक है, वरना नहीं बढ़ता है। तो देखो इसको जब हम ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो ये इस टाइप का हमारा इमेज आएगा, लेकिन इसके अंदर हमारे नॉइज भी आएंगे। ठीक है, ये देखो, ये सारे नॉइस पार्टिकल नहीं, जो ज्यादा सबसे ज्यादा एमिट होते हैं ना, वो वाले नॉइस पार्टिकल की बात होती है।
तो जितना ज्यादा आप इसे बढ़ाओगे उतना हमारे सीन में नॉइज भी आएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो नॉइज बहुत ज्यादा आ जाता है, शार्पनेस कम हो जाएगी हमारी, सब नॉइजी नॉइजी हो जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है 100। ठीक है, तो अब इसको रखना कितना है, इन चीजों को जब हम रेंडर करेंगे, तो आपको कोई चीज नहीं चेंज करनी है, ठीक है। एज माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों में से कोई चेंज मत करना, बस शटर स्पीड को 50 रख देना, खत्म। और किसी को कुछ चेंज नहीं करना है, बस शटर स्पीड को 50 रखना है और कुछ नहीं, और आपका रेंडर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सेंसस एंड लेंसर, लेंस में हमने क्या किया था, बस फोकल लेंथ 35 रखा, अपार्चर में शटर स्पीड 50 करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, ये पूरा मतलब मैंने बता दिया, उसके बाद ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट होता है हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड एंड मोशन ब्लर। ओके, सो डेप्थ एंड फील्ड एंड मोशन ब्लर समझने के लिए हम चलेंगे इधर। ठीक है, मैंने ओपन कर रखा है। सो देखो, ये हमारा कैमरा कुछ इस टाइप से आपका देखने मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कैमरे का लेंस होता है, ये यहाँ पे देखो 70 to 30 mm लिखा हुआ है। यहाँ पे सारी चीजें कैमरा की बताई हुई है, कैनन कैमरा है, क्या उसका रेशियो आएगा, इमेज रेशियो, ठीक है, 1:2 लिखा हुआ है। सारी चीजें यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन करा हुआ रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी ये चीजें। सो देखो जूम फैक्टर, ठीक है, तो मैं आपको जूम फैक्टर बता रहा था, इससे क्या होगा, हमारा जूम आगे होगा। ठीक है, इस टाइप से, तो आपको समझ में आ गया। देन अब अपार्चर वगैरह ये इधर भी है, ठीक है, वही सेम चीज है, फोकस वगैरह कैसे होगा, शटर स्पीड, ब्राइटर सीन, ब्लर एक्शन वगैरह सारी चीजें। सो ये देखो, ISO 50 है, ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई देगा नॉर्मल। एंड ISO जब मैं 100 करूंगा तो एक्सपोजर वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, 200 करूंगा तो और ज्यादा एक्सपोजर वैल्यू होगी। एफ नंबर, ठीक है, एफ नंबर 2.8 है तो एक्सपोजर वैल्यू ज्यादा है, बढ़ाऊंगा तो एक्सपोजर कम होगा, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शटर स्पीड, सेम शटर स्पीड के साथ देखो, एक्सपोजर वैल्यू कम होगी जब मैं बढ़ाऊंगा तो इस टाइप से। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ फील्ड। अब देखो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्या होता है, हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड जब ऑफ है तो ये सीन कुछ ऐसा आएगा, और जब ऑन होगा तो कैसा आएगा वो देखो। डेप्थ ऑफ फील्ड फोकस डिस्टेंस 3 मीटर है, तो सिर्फ ये इसी ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा जो 3 मीटर के दायरे के अंदर है, जैसे ये वाली चेयर। ठीक है, एंड जब मैं फोकस डिस्टेंस को यहाँ पे 5 मीटर करता हूँ तो 5 मीटर के दायरे में जितनी भी चीज होगी वो मुझे क्या दिखाई देगी, फोकस में, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, जैसे अभी ये चेयर ब्लर है और ये वाली चेयर क्लियर है, और जब ऑफ है तो देखो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एंड नाउ मोशन ब्लर। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम ध्यान से देखें तो ये दो तीन चीजें नीचे गिर रही है, मोशन ब्लर ऑफ है। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो देखो ये चीज, इसमें एकदम मोशन आया, हमारी खिड़की भी देखो खुली, खिड़की खुली तो ये चीज गिरी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो, एंड शटर स्पीड कितना है 20, एफ नंबर 80 पे। ठीक है, और जब मैं उसको और ज्यादा बढ़ाऊंगा 40 पे तो ये ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि अब ये उसकी स्पीड से ज्यादा हो गया है, उसकी स्पीड से ज्यादा हो गया तो भी काम खराब है, और स्पीड से कम रहा तो भी काम खराब है। ठीक है, वो चीज है। ओके, एंड ये ठीक है, कलर बैलेंस में आपको बता देता हूँ। ठीक है, रियल वर्ड एंड विग्नेटिंग। सो विग्नेटिंग मीन्स क्या होता है, हमारा ब्लैक पोर्शन यहाँ पे आता है, एंड जब हम विग्नेटिंग को ऑफ रखते हैं तो हमारा क्लियर पिक्चर ऐसा आएगा। ठीक है, जो कि भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, सारी चीजें यही समझ लेते हैं। व्हाइट बैलेंस, ये हमारा व्हाइट बैलेंस न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ऐसा आता है, ठीक है, व्हाइट पूरा, ये थोड़ा सा ब्लूइश लाना है तो हमें व्हाइट बैलेंस चेंज करो, एंड ये हमारा वार्मर टोन के अंदर आता है। एंड और कुछ चीजें हैं, वर्टिकल टिल्ट एंड शिफ्ट। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्सपोजर उसमें जब बात आएगी जब बताऊंगा मैं। तो ये देखो टिल्ट एंड शिफ्ट, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं खुद आपको अच्छे से बताऊँ समझूंगा। हॉरिजॉन्टल टिल्ट मतलब ये लेफ्ट एंड राइट कुछ इस टाइप से टिल्ट करेगा। हॉरिजॉन्टल टिल्ट एंड शिफ्ट, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये इस वे में। ओके, कैमरा के फील्ड ऑफ व्यू, एंड ये ऑफसेट वर्टिकल टिल्ट, ठीक है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, एंड जब टिल्ट वैल्यू -2 में आ रही तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो जब वर्टिकल टिल्ट वैल्यू 0.2 है तो ये नीचे देख रहा है, और जब -0.2 है तो वो ऊपर देख रहा है। ठीक है, ये चीजें, और ये डिस्टोर्शन वगैरह है। ठीक है, जो हमारे डिस्टोर्शन वाला इमेज जो आता है इस टाइप से, ये डिस्टोर्शन इमेज है। ठीक है, ये हम यूज नहीं करते हैं, एंड ये अलग है, यूवी मैपिंग वगैरह ये काम की नहीं है। ये देखो ये मोशन ब्लर, ठीक है, रोलिंग शटर वाला, ये इस टाइप से। ठीक है,
तो ये शटर को जब हम ऑन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से ये दिखाई देंगे हमारे ब्लेड जो भी मोशन में होगा, और ऑफ रहेगा तो मोशन ब्लर। बस इतनी ही चीजें थी। बाकी ये लेटेस्ट वर्जन में है, ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं जैसे लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट होता हूँ ये कैसे यूज करना है, गोल्डन रेशियो क्या होता है, गोल्डन स्क्वायर एंड गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम समझेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। तो चलो अब मैं तुमको मोशन ब्लर दिखा देता हूँ। तो डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करना है, ठीक है, सबसे पहले डेप्थ ऑफ फील्ड, और डेप्थ ऑफ फील्ड हमारी फोकल नंबर पे काम करती है, ठीक है। सो डेप्थ ऑफ फील्ड अभी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल तो है नहीं कि कहाँ पे मेरा कितना डेप्थ ऑफ फील्ड आएगा, तब उसके लिए यूज होगा हमारा टारगेट, ठीक है। अब टारगेट को हमको करना है कम, ठीक है, टारगेट को हमको क्या करना है, कम। तो मैं टारगेट को उठा के बस इतने ही एरिया में रखूंगा इस टाइप से, ठीक है, इतने ही एरिया में मैं क्या रखूंगा, टारगेट को रखूंगा। और इन चीजों की मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड समझ में आ सके। ओके, एंड रेंडर, ठीक है, एंड कलर चेंज कर देते हैं हम, पीछे हमेशा व्हाइट रखना है हमें बैकग्राउंड ताकि सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो हमारा सबसे पहले फोकल यहाँ पे आ गया हमारा। ओके, एंड कैमरा सेलेक्ट करना है अभी हमें, सेलेक्ट कैमरा, एंड हमने यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन किया है, ठीक है। एंड एफ नंबर को आपको कम करते जाना है, ठीक है, एफ नंबर 5, ठीक है, 2। एंड अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो हमें ईवी वैल्यू को कम करना है, ठीक है, जब जाके आपको ब्लरनेस वगैरह दिखाई देगा। तो इसमें जो हमारा जो थ्री जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है उसके अंदर अंदर अगर मेरा टारगेट वैल्यू है तो उसके अंदर आपको चीजें ब्लर एंड फोकस में दिखाई देगी, ठीक है। अगर मैं पूरा कम कर दूंगा तो धीरे धीरे हमारा ब्लर बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसके ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, 500 था, इसे हम 500 कर देते हैं, एंड थोड़ा सा लाइट इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, नहीं जाने दो, इसको मैं करता हूँ अभी 100 फिर से, एंड 8 अगेन। अब मोशन ब्लर की बात आती है, सो मोशन ब्लर को एक्टिवेट करना है। अब मोशन कैसे देंगे हम, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, ऑटो की ऑन करूंगा, ठीक है, और इसको मैं इस पोजीशन पे लाके कुछ इसमें मोशन दे दूंगा इस टाइप का, बस खत्म। एंड इसको मैं रेंडमली 0 पे ही रख रहा हूँ अभी। एंड अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे कैमरास के अंदर, ठीक है, एंड थोड़ा सा इसमें मोशन दूंगा, ठीक है, मेरा ये देखो ऑन है मोशन ब्लर, और यहाँ पे इसकी स्पीड में कर दूंगा 2। ओके, यहाँ में इसे कर दूंगा 60। तो यहाँ पे जो हमारा मोशन ब्लर होगा वो कैप्चर होगा, ठीक है, धीरे से, लेकिन उसकी स्पीड मुझे और देनी पड़ेगी। देखो, इसको मैं हटाता हूँ, कीज डिलीट, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ऑटो की ऑन, इसको मैं यहाँ पे ले जाके इधर रख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपका मोशन आएगा, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं वरना कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो ये देखो, अब ये जो मेरा आया ये ब्लर एंड मोशन आया, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग इसके मोशन को कैप्चर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट कैमरा, 60 उसकी स्पीड हमने रखी, ठीक है। अगर मैं 10 करता हूँ, देखो 10 पे और ज्यादा ये मोशन उसका ब्लरीनेस कैप्चर कर रहा है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिल्म स्पीड को कम करो, ठीक है, जब जाके कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे देखो शटर स्पीड 10 है तो ये इतना मोशन कैप्चर कर रहा है, अगर इसे मैं 2 कर दूंगा तो और ज्यादा मोशन कैप्चर करेगा वो, ठीक है। फिर से इसको बराबर करने के लिए 10, अब मैं इसको 50 करता हूँ, ठीक है, तो कम मोशन कैप्चर होगा। इसको अब हम करते हैं 100, ठीक है, तो उससे थोड़ा कम मोशन, उससे ज्यादा हो गया तो और ज्यादा खराब बात है। इसको हम करते हैं टोटल 200, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका मोशन कैप्चर करेगा उसकी स्पीड के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड कम है तो यहाँ पे जो 200 है उसका मोशन ब्लर कैप्चर करने का तरीका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ पूरा, तो ये उसका बहुत ही रेयर पार्ट में क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा हमारा मोशन को, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट को ब्लर वगैरह करने का पार्ट आएगा उसे ठीक करने के लिए यूज होता है। अभी इसमें स्टैटिक नहीं दिख रहा है क्योंकि हम उसकी स्पीड से मैच ही नहीं कर पा रहे, मुझे ही नहीं पता वो क्या स्पीड से चल रहा है, उसलिए, ठीक है, हमने रैंडम वैल्यू दी थी। ओके, सो यहाँ पे हम इसको नॉमिनल कर देते हैं जो हमारी वैल्यूज होती है,
उसके अकॉर्डिंग आपको मोशन वगैरह वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ये मोशन एंड डेप्थ ऑफ फील्ड वाला पार्ट क्लियर है? जी सर। ओके, ये भी हमारे हो गए 4 टैब। देन कलर एंड एक्सपोजर। ठीक है, कलर एंड एक्सपोजर में देखो यहाँ पे फिजिकल एक्सपोजर था मेरा। जब मेरा यहाँ पे फिजिकल एक्सपोजर होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरी, ये 3 ऑप्शन पे डिपेंड करती है। अगर इसे मैं नो एक्सपोजर कर दूंगा तब ये वैल्यू और कहीं जाकर डिपेंड करेगी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली सारी चीजें सेट होगी। अब फिर यहाँ से आपको फिर से आके इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, अब जैसे इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे इनकी वैल्यूज के साथ क्या करना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा, जब जाके चीजें होगी ये कंट्रोल। लेकिन ये फिर भी कंट्रोल में नहीं आती, फिर इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये एक्सपोजर को हम रखेंगे फिजिकल एक्सपोजर, ताकि हम उन तीनों वैल्यू से कंट्रोल कर सके। एक होता है एक्सपोजर वैल्यू। अब ये एक्सपोजर वैल्यू यहाँ पे 13 फिक्स है। अब क्या इस पे इसका इफेक्ट देखने मिलता है, देख लो। ठीक है, इस पे अब कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ से आप कितना भी शटर स्पीड कम ज्यादा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ना बढ़ाने पे लाइट कम होगा, ना घटाने पे लाइट बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपोजर वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे जो लाइट कंट्रोल होगी मेरी इस नंबर से कम हो कंट्रोल होगी एक्सपोजर वैल्यू से। अगर मैं कम करूंगा तो देखो एक्सपोजर वैल्यू कितना बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, इस टाइप से ज्यादा ब्राइटर होता है, और जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे सीन हमारा लाइट होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे 13 होगा। तो यहाँ पे हमेशा कुछ मत करना, फिजिकल एक्सपोजर रखना, क्योंकि हमें वो ही रखना है, क्योंकि हम सेटिंग क्या कर रहे हैं, शटर स्पीड को 50 रख रहे हैं। और वो 50 कब एक्ट करेगा, जब मेरा क्या होगा, एक्सपोजर वैल्यू यहाँ से फिजिकल एक्सपोजर होगा जब भी। ठीक है, तो इसको हमेशा फिजिकल रखना है जब तक कि आपको मोशन ब्लर की नीड ना पड़े। जब आपको मोशन ब्लर में प्रॉब्लम आए उसी कंडीशन में एक्सपोजर वैल्यू पे मूव करेंगे हम, वरना कभी नहीं करेंगे। ठीक है, विग्नेटिंग क्या होता है, विग्नेटिंग हमारा क्या करता है, जो आजू बाजू ये चीजें आती है उसे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक पार्ट बनाता है, उसे हम बोलते हैं विग्नेटिंग। तो इसे मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, ये देखो दिख रहा है आजू बाजू पार्ट। इसको जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये देखो ब्लैक एरिया बनेगा, इसको हम बोलते हैं विग्नेटिंग, जो कि आप फोटोशॉप से भी करते हो। क्लियर है गाइस, विग्नेटिंग? जी सर। नेक्स्ट है वाइट बैलेंस। सो वाइट बैलेंस देखो, कस्टम रखोगे तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, ये आरजीबी कलर पे होता है, यहाँ पे पीला है लेकिन दिखेगा नीला। ठीक है, ये आरजीबी वैल्यूज वगैरह कुछ होती है इस टाइप से, ये कस्टम कलर। देन अगर टेम्परेचर में जाओगे तो यहाँ से हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मुझे वार्म टोन चाहिए। अगर वार्म टोन चाहिए तो आपको बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू, तो पीला पीला रेंडर आएगा। ठीक है, एंड जब को कूल चाहिए तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो आपका नीला नीला रेंडर आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल वैल्यू कितनी होती है, 6500। ठीक है, और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट हम जाते हैं डी 50 में। तो डी 50 हमारा ब्लू टोन, डी 55 ब्लू टोन, डी 65 नॉर्मल टोन। ठीक है, एंड डी 75 वार्मर टोन, एंड डे लाइट येलो टोन। एंड यहाँ पे हमेशा कुछ नहीं, न्यूट्रल वैल्यू हमें चाहिए, न्यूट्रल कलर्स, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा सेचुरेटेड, ना ज्यादा वार्म ना ज्यादा कूल, जो जैसा दिख रहा है मुझे वैसा चाहिए। तो हमेशा याद रखना व्हाइट बैलेंस हमेशा क्या होगा आपका, न्यूट्रल। ठीक है, गॉट इट? तो बस इतनी ही सेटिंग काम की है, बाकी सेटिंग में समझाऊंगा आगे। अगर मैं अभी पूरा बता दूंगा तो कैमरा आपका पूरा खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कैमरे में इतनी सेटिंग से। सो आज के सेशन में हमने कितनी चीजें कवर करी अभी तक? ठीक है, अभी तो हम लाइट पे मूव भी नहीं हुए, अभी तक हमने इतनी चीजें कवर कर ली कैमरा की। पूरा डिटेल में हमने कैमरा समझ लिया, कैमरा एक्सपोजर वगैरह। ओके, तो विग्नेटिंग भी हम यूज करेंगे, लेकिन उसका यूज करने का मुझे कोई सा नीड लगता नहीं, क्योंकि वो चीज हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। अगर नीड आता है तो हम हमारे रेंडर को कभी खराब नहीं करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है टिल्ट एंड शिफ्ट। तो ऑटोमेटिकल टिल्ट एंड शिफ्ट मतलब देखो, जब मैं हॉरिजॉन्टल टिल्ट करूंगा तो देखो ये मेरा ऐसा मूव होगा। ठीक है, ये ऐसा टिल्ट, ठीक है, ऐसा खिंचाएगा ये। एंड अगर उसे मैं शिफ्ट करूंगा तो देखो शिफ्ट मतलब वो ऐसा शिफ्ट होगा। ठीक है, रोटेट होगा, वो खिंचाएगा नहीं बल्कि रोटेट होगा। ठीक है, सेम वर्टिकल के लिए, तो वर्टिकल को मैं टिल्ट करूंगा तो ये ऐसा वर्टिकल टिल्ट होगा, वर्टिकली खिंचाएगा हमारा, अंदर की ओर दबेगा चीजें। ठीक है, ये इस टाइप से। एंड अगर उसे मैं शिफ्ट करूंगा तो ये वर्टिकली शिफ्ट होगा। ठीक है, ऊपर नीचे कैमरा हमारा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं।
गैस वर्टिकल टिल्ट, गैस हॉरिजॉन्टल टिल्ट यहाँ से आप कर सकते हो। अब ये काम में कब आता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, लाइट की वैल्यू कम करता हूँ क्योंकि पीछे का सीन ही नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए इसे हम यूज कब करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे जब हमारा टारगेट और जो कैमरा एक ही लेवल में ना हो, जैसे मैं टारगेट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा ऊपर करता हूँ एंड कैमरा को थोड़ा सा ऐसा नीचे हम करते हैं, ठीक है, कि हमारा सीन अच्छे से बस विजिबल हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो देखो ये जो मेरा बॉक्स है, अगर मैं कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कैमरा, तो जो इसकी लाइंस आती है ग्रिड लाइंस, वो ग्रिड लाइंस पे चेक करो। ये जो मेरी एकदम ग्रिड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जो कि इसके बॉटम कॉर्नर से टच होते जा रही है, लेकिन इसका जो टॉप का कॉर्नर है एकदम दूर हो गया है धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा बॉक्स है वो स्ट्रेट नहीं है क्या? ये जो मेरा बॉक्स है वो स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं कोई हाई राइज बिल्डिंग का देखूंगा, ऐसा फोटो खींचूंगा तो एकदम स्ट्रेट तो नहीं आएगा, वो मेरा बिल्डिंग मुझे झुका हुआ दिखाई देगा, जो कि एक खराब रेंडर की निशानी हो गई। तो अब इस रेंडर को ठीक करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, ऑटोमेटिकल वर्टिकल टिल्ट एंड शिफ्ट। तो कैमरा सेटिंग में हम जाएंगे, ठीक है, मॉडिफिकेशन में जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वैल्यू कितनी रखनी है मुझे इसकी, ये मेरा एकदम ठीक हो जाए। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे सिंपली एवरी टाइम इसको ऑन कर दो और हमारा पूरा बिल्डिंग हो गया स्ट्रेट। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम आगे प्रोजेक्ट में काम करेंगे, और वरना अभी ही बता देता हूँ, क्या ही टाइम वेस्ट करना। अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है, अब ऐसे मैं ध्यान से देखता हूँ, ठीक है, मैं टारगेट को थोड़ा सा और ऐसे लेके जाता हूँ ताकि आपको प्लेन सरफेस दिखाई दे, इनके प्लेन वैल्यूज, ठीक है। पता नहीं प्लेन क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है ये। तो देखो, हमें वो स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा, उसके पीछे रीजन है कि जो मेरा कैमरा का एंगल है, ये इसके हिसाब से व्यू देख रहा है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से जब व्यू देखेगा तो वो तो हमें वर्टिकली पूरा स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा, मेरा बॉक्स तो स्ट्रेट है लेकिन मेरा कैमरा स्ट्रेट नहीं है, ये उसका मेन रीजन है, ठीक है। ये मेरा कैमरा स्ट्रेट नहीं है, उसका मेन रीजन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैं वर्टिकल टिल्ट एंड शिफ्ट ऑन करूंगा तो ये जो मेरी लाइन है एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, ये देखना, इस टाइप से। तो इस लाइन को जैसे ही मैं स्ट्रेट करूंगा तो मेरा जो कैप्चर वीडियो एकदम स्ट्रेट आएगी। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्टिकल टिल्ट एंड शिफ्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके गाइस, क्लियर है ये वाला पार्ट। तो जैसे मैं जब रेंडर कर रहा हूँ तो मेरा बिल्डिंग कैसा आ रहा है, कुछ इस टाइप का मेरा बिल्डिंग आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करूंगा तो मेरा बिल्डिंग स्ट्रेट हो जाएगा। अब मुझे स्ट्रेट व्यू यहाँ पे मिल रहा है। सो ये यूज होता है आपका वर्टिकल टिल्ट एंड शिफ्ट, और ये ही लास्ट चीज है आज के लिए, बस इसके बाद हम फिर बाकी कल समझेंगे, ठीक है, वरना बहुत ही ज्यादा हेवी हो जाएगा और फिर सब समझ के बाहर चले जाएगा इतनी सारी चीज एक साथ करेंगे तो। ओके सर। ठीक है, इतना काफी आज के लिए मेरे हिसाब से, वरना पूरा खिचड़ी हो जाएगा। लाइट की सेटिंग समझनी हो तो बता दो, लाइट को हम समझ लेंगे लेकिन कैमरा अब नहीं समझेंगे आगे, क्योंकि फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको आगे फिर काम करना। वैसे वो किसी काम की चीजें तो है नहीं, उसको अगर हम प्रोजेक्ट में भी समझेंगे ना तो भी ज्यादा बेटर रहेगा आगे, क्योंकि ओके सर, आज के लिए काफी इतना। देखो बुके इफेक्ट भी कुछ इतना काम का नहीं, ब्लेड्स वगैरह, मतलब जो आपको मैंने बताया ना, जो मेरा वो प्लेन रोटेट हो रहा था, उसके पहले जो ब्लेड्स थे कुछ ऐसे दिख रहे थे, लेकिन बुके और डिस्टेशन में वो ब्लेड ऐसे ऐसे दिखने लग गए थे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट लोड करने पड़ेंगे ऐसे इफेक्ट वाले, जब जाके चीजें क्लियर होगी। हमारे आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में इनका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, तो इसे हम यूज ही नहीं करते हैं। ना हम डिस्टोर्शन करेंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हमें स्ट्रेट इमेज चाहिए। क्लिपिंग एंड एनवायरमेंट यूज होगा, वो काम की चीज है, लेकिन वो बिना प्रोजेक्ट के मैं समझा नहीं सकता, एंड रोलिंग शटर पे हम नहीं जाने वाले, ठीक है। वही चीज है जो मैं आपको बताई थी, रोलिंग शटर जो ब्लेड घूम रहे थे, वही वाली चीज है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे हो गई। ओके सर। तो लाइट समझना है या कल ही करते लाइट को? सर कल करेंगे। ठीक है, कैमरा की इतनी प्रैक्टिस करना एंड एक बार ट्राई करना अपने मोबाइल में कैमरा को, ठीक है, वो सारी चीजें होती है आपके मोबाइल कैमरा में, तो आपको आइडिया मिलेगा। और जितना आप नेचुरली एंड प्रैक्टिकली खेलोगे ना, आपको रेंडर्स उतनी अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है रेंडर क्वालिटी का बढ़ाने का, वो सब आपके हाथों में होता है।
कि कोई बता दे तो बढ़ जाएगी, ऐसी क्वालिटी कभी नहीं बढ़ेगी। आप चाहे यूट्यूब पे 10 वीडियो देखो, 10 तरीके होंगे, लेकिन क्वालिटी आपके हाथों में होती है कैसे लाना है। ओके गाइस, सो एंड वन मोर थिंग, ये नॉलेज थोड़ा अपने पास ही रखना, ज़्यादा शेयर मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे ही कंपटीशन होंगे, तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखना। ओके सर। जी सर।